हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर विलेन के 8 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। और सारे के सारे जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चन की संभावना 100% मान के चलिए आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और हाँ, आज के इस क्वेश्चन की खास बात यह है रसगुल्लों कि इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। वीडियो को कंप्लीट देख लेना और पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मोलरता की परिभाषा दीजिए, या फिर क्वेश्चन कहेगा कि मोलरता से आप क्या समझते हैं, या फिर पूछेगा कि मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो आपको कुछ पहले थोड़ा सीखना है बच्चों, वो चीज आप थोड़ा समझ लीजिए तो मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज तीनों परिभाषा आप इजिली समझ पाओगे। जैसे एक हमने बना दिया बच्चों पात्र, कोई एक पात्र है रसगुल्लों, एक बर्तन है और इस बर्तन में, अब ध्यान से समझिएगा, जिनको कुछ भी नहीं पता वो भी आसानी से सीख जाएंगे। इसमें बच्चों जो चीज हम घोल दें, ध्यान से समझना रसगुल्लों, जो चीज घोल दें उसे अपन बोलते हैं विलेय। क्या कहते हैं? विलेय। और जिसमें घोल दिया जाए उसे कहते हैं विलायक। इतना क्लियर हुआ? जैसे भाई जल है या पानी है ना, पानी में हमने घोल दिया क्या? चीनी, तो चीनी विलेय हो गया बच्चों और पानी क्या हो गया? जल क्या हो गया? विलायक हो गया। और जब यही विलेय और विलायक मिल जाते हैं बच्चों तो बन जाता है विलयन। इतना समझ में आया? अब यहीं से परिभाषा सब हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि ये जो विलयन है 1 लीटर है, तो परिभाषा मोलरता की समझिएगा, उसके बाद परिभाषा देखना कि विलयन के, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या, यानी जितना मोल हम विलेय को घोल देंगे उसी को कहते हैं मोलरता। अब परिभाषा पे आ जाते हैं। परिभाषा कह रहा है कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे एम से दर्शाते हैं। यानी जो मोलरता बराबर होता है बच्चों, मोलरता बराबर, ठीक है ना, मोलरता को किससे दर्शाते हैं? एम से। तो मोलरता बराबर होता है W/m, डायरेक्टली फार्मूला लिख रहे हैं बच्चों, W/ होता है m इंटू V, वॉल्यूम जो होता है ml में। अब जब ml में होगा तो भाई यहां पर 1000 का गुणा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि 1000 ml बराबर क्या होता है? 1 लीटर होता है। 1 लीटर में 1000 ml होता है, हमें पता है, ठीक। तो यहां जब ml में होगा तो 1000 का गुणा कर देंगे। अगर ml में नहीं लिखना है तो यहां 1000 का गुणा नहीं होगा। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है और इसी फार्मूले पर आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, है ना। चलिए इसमें थोड़ा लिख देते हैं बच्चों। W क्या है? जो स्मॉल w है इसे कहा जाता है बच्चों विलेय का भार। विलेय का भार यानी जो घोला जाए, कितना ग्राम घोला जा रहा है, ठीक ना। उसके बाद जो स्मॉल m है ये क्या है बच्चों? विलेय का अणुभार, ठीक, यानी जो घोला जाए उसका अणुभार, विलेय का अणुभार है, ठीक। और उसके बाद रसगुल्लों ये जो है आपका V क्या है? तो ये V क्या है भाई? विलयन का आयतन है, ठीक है ना। किसका आयतन है रसगुल्लों? विलयन का आयतन, ठीक। इतना क्लियर हुआ? इस तरह से आपका न्यूमेरिकल इसी पर लगेगा, ठीक है ना। आपका विलेय दिया रहेगा भाई, उसके विलयन का वॉल्यूम, आयतन, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। 5 ग्राम, ठीक है ना, NaCl को 500 ग्राम जल में घोला जाए या 500 ml जल में घोला जाता है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो भाई यहाँ न्यूमेरिकल की बात नहीं हो रही, केवल और केवल डेफिनेशन यानी परिभाषा की। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मोललता की परिभाषा दीजिए। अब देखिए बच्चों, मोलरता और मोललता दोनों में थोड़ा सा फर्क है भाई। मोलरता में 1 लीटर विलयन की बात की जाती है, लेकिन यहां इतना याद रखना बच्चों, 1 किलोग्राम विलायक, है ना, 1 किलोग्राम विलायक की बात इसमें करता है, ठीक। तो परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चों? 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो इसको भी अगर हम परिभाषित करेंगे बच्चों तो इसमें भी हो जाएगा मोललता बराबर, यानी इसको भी हम m से ही दर्शाते हैं।
तो मोललता बराबर हो जाएगा बच्चों, इसमें भी वही चलेगा, भार बटे अणुभार, ठीक है ना। यानी भार हो गया विलेय का भार बटे अणुभार, और अब की बार यहां पर हो जाएगा विलायक की भार, क्यों विलायक का भार, क्योंकि यहां पर 1 किलोग्राम विलायक की बात कर रहा है, और ये हो जाएगा बच्चों ग्राम में, और यहां से हम गुना करा देंगे 1000 का, तो ये हो जाएगा आपका मोललता बराबर, यानी मोललता बराबर जो फार्मूला होगा ये हो जाएगा, ठीक। अब इसमें भी वही थोड़ा समझना है बच्चों कि जो स्मॉल w है क्या है, उसके बाद स्मॉल m है क्या है, और जो कैपिटल W है वो क्या है, इसी को थोड़ा समझना है। तो ये तो रहा बच्चों वही चीज, विलेय का भार, विलेय का भार हो जाएगा, ठीक, यानी जो घोला जाता है बच्चों, और उसके बाद m क्या है, तो विलेय का क्या है, अणुभार, ठीक, विलेय का अणुभार है, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चों यहां पर जो कैपिटल W है ये है विलायक का भार, इसमें क्या है, विलायक का भार, ये हमेशा ग्राम में दिया रहेगा, ठीक। समझ में आया बच्चों, मोललता और मोलरता। मोललता में इतना ही याद रखना है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये तो हर साल पूछा जाता है, और ये थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा कुछ इंप्रूव करके 3 नंबर का ये क्वेश्चन बना देता है, तो इसलिए बच्चों इसको बिल्कुल भी हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। पूछता है कि मोल अंश या मोल प्रभास क्या है, और इसमें पूछता है कि जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है वो मोल अंश से कैसे संबंधित होता है, या मोल प्रभास से किस प्रकार संबंधित होता है, ऐसे क्वेश्चन करके पूछा जाता है। तो ध्यान से समझना, मोल प्रभाज को सीखना है तो बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, रट्टा मारने से कोई मतलब नहीं रसगुल्लों, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए जैसे बच्चों एक पात्र है ना, और इसी में हमने क्या कर दिया भाई, जल तो ऑलरेडी है हम मान लेते हैं, या फिर इसमें हमने घोल दिया है 2 घटक, एक है A है और दूसरा क्या है B है, और 2 घटक को हमने घोल दिया। अब इन घटक का मोल प्रभाज या मोल अंश पूछे या परिभाषा पूछे तो ध्यान से समझना, तो किसी विलयन में, ये कोई विलयन है बच्चों, इस विलयन में उपस्थित कोई भी घटक, इन दोनों में किसी एक घटक की बात करें, जैसे हमने ले लिया A को, तो किसी एक घटक का जो मोल अंश होता है, यानी इसको हम दर्शाएंगे XA से, तो मोल अंश होता है वो क्या होता है, उस घटक के मोलों की संख्या, यानी इसका मोल की संख्या पूछेंगे तो बच्चों ये कहेगा Na, Nb के मोलों की संख्या कहेगा तो Nb। इतना याद रखना, हमने क्या कहा कि किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का जो मोल अंश होता है, उस विलयन में उपस्थित यानी उस घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या, ठीक, कुल घटक के यानी Na प्लस Nb, कुल की बात करेगा, 2 है तो 2, कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहेंगे, मोल अंश या मोल प्रभास कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे कि विलयन में उपस्थित किसी घटक का जो मोल अंश होता है या मोल प्रभाज, उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर हम इसको देख लेते हैं, इसे x से दर्शाते हैं, तो लिख दिया है बच्चों कि जैसे किसी अवयव या घटक का अगर हमें मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो हम कैसे लिखेंगे कि अवयव का मोल अंश या मोल प्रभाज बराबर अवयव के मोल की संख्या तथा कुल घटक के या कुल मोलों की संख्या, ठीक है ना। जैसे अगर हम यहां पर समझा देते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहां पर बच्चों हमने 2 घटक ले लिया है, हमने बोला ना कि इसमें 2 घटक हैं, एक घटक है A और दूसरा घटक है B, तो यहां पर हम सबसे पहले निकालेंगे, जैसे एक घटक है तो XA, तो A के घटक की जो मोलों की संख्या हो जाएगा, हमने क्या कहा, यानी इस घटक के मोलों की संख्या Na तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या यानी Na प्लस Nb के अनुपात को ही क्या कहेंगे, मोल अंश या मोल प्रभाज। तो ये हो गया A का मोल प्रभाज,
या A का मोल अंश। इसी तरह बच्चों अगर हम जैसे XB का निकालेंगे तो भाई B के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या बच्चों नीचे हो जाएगा। इसी का अनुपात क्या हो जाएगा, मोल अंश या फिर मोल प्रभास। इतना याद रखना, ठीक है ना। अब यहां पर थोड़ा हम सैंपल भी आपको लिख देते हैं। डोंट वरी रसगुल्लों, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जहां पर XA क्या है और XB क्या है, तो X क्या है, A का मोल अंश या A का मोल प्रभास, ठीक है ना। और उसके बाद XB क्या है, तो भाई ये है B का मोल प्रभाज। क्या है बच्चों, B का मोल प्रभाज। इतना याद रखना। और जो यहां पर आपको Na दिखाई पड़ रहा है और Nb दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, Na क्या है, तो भाई ये है A के मोलों की संख्या, A के मोलों की संख्या, ठीक। और B क्या है बच्चों, तो ये है B के मोलों की संख्या, B के मोलों की संख्या, ठीक है ना। B के मोलों की संख्या है। इतना समझ में आया कि भाई हमें मोल अंश या मोल प्रभाज को कैसे परिभाषित करना है। तो चलिए इसको फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले इतना कर लीजिए आधा अधूरा और उसके बाद फिर कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए हो गया बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल बच्चों किसी ना किसी सेट में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि आपके जो सेट हैं वो 5 से 7 सेट बनते हैं। और अब की बार तो हमने बोला है ना कि 4 से 5 चैप्टर गायब कर दिया, इसलिए ये सारे क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, और इस पे न्यूमेरिकल तो जरूर आता है जो फार्मूला होता है। तो बच्चों क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक समझ ही रहे हैं कि भाई जिस तापमान पर कोई क्या है कि लिक्विड है ना क्या करता है, उबलता है, उसे कहते हैं क्वथनांक, ठीक। और क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या है, वृद्धि या बढ़त। तो ध्यान से समझना, जैसे बच्चों एक क्या है, यहां पात्र में कोई जैसे इसमें विलायक भरा हुआ है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई विलायक है और इसमें हमने कोई ऐसा पदार्थ घोल दिया, अवाष्पशील और वैद्युत अनपघट्य। अनपघट्य का मतलब समझ रहे हो बच्चों, ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में से धारा प्रवाहित ही ना हो, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है ना, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शर्करा हो गया, ठीक ना, जिसको शक्कर या चीनी कहते हैं, इन सब की बात कर रहा है। तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोल दें, तो घोलने के बाद बच्चों इसमें यानी ये जो पूरा सॉल्यूशन होगा, इसके क्वथनांक में जितना वृद्धि हो जाएगी वही कहलाएगा क्वथनांक में उन्नयन। परिभाषा देखते हैं बच्चों, क्या लिखना है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य मिलाने पर, अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य का मतलब वही बच्चों की जिनके जलीय विलयन में धारा ना प्रवाहित हो, जैसे चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, उसके बाद यूरिया, ये सब उदासीन होते हैं, तो इनको बोलेंगे वैद्युत अनपघट्य। जब इनको आप मिला देते हैं तो क्वथनांक में जो भी बढ़त यानी वृद्धि होती है उसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। इसे डेल्टा TF से दर्शाते हैं। और जो फार्मूला होता है बच्चों डेल्टा TF बराबर, ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डेल्टा ये TB बराबर होता है बच्चों 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w होता है, और नीचे होता है M गुणे कैपिटल W। ये होता है आपका फार्मूला। और इसी फार्मूले पर बच्चों आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और जरूर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल, ठीक ना। और यहां पर थोड़ा हम सिंबल को समझ लेते हैं कि भाई स्मॉल w क्या है, डोंट वरी सब बताएंगे बच्चों। और ये स्मॉल m क्या है, ठीक है ना, कैपिटल W क्या है, और उसके बाद भाई KB क्या है, ठीक। और यहां से एक बचता है डेल्टा TB, सब कुछ देखेंगे। स्मॉल w क्या है, तो भाई इसे बताने की जरूरत नहीं बच्चों, ये क्या है, विलेय का भार, इसके पहले भी हमने बताया है। M क्या है, तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि भाई विलेय का क्या है बच्चों, अणुभार है ना, क्या है, अणुभार है। और उसके बाद ये जो कैपिटल W है ये है विलायक का भार, क्या है बच्चों, विलायक का भार है। KB को कहते हैं मोलल
उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और हाँ, एक बात और समझना बच्चों, इसको भी बहुत पूछा जाता है, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक की भी परिभाषा पूछता है। इसी परिभाषा में थोड़ा आपको परिवर्तन करना है, बस परिभाषा बन गया। समझ लीजिए एक बार, पहले इसको लिख लेते हैं। डेल्टा टीबी क्या है, तो ये है भाई क्वथनांक में उन्नयन, यही हमको जानना था, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बच्चों कि मोलल उन्नयन स्थिरांक की भी परिभाषा पूछता है। तो इस परिभाषा में देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा बढ़िया तरीके से। इसमें लिखेंगे जब किसी विलायक के 1000 ग्राम में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट के 1 मोल या 1 ग्राम अणु मिलाने पर जो वृद्धि होती है, हमने क्या कहा, यहां विलायक है तो यहां पर विलायक के 1000 ग्राम बोल देना है और वैद्युत अनवघट के 1 ग्राम अणु बोल देना है। मिलाने से जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। परिभाषा फिर से सुन लिए, क्या कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट के 1 ग्राम अणु मिलाने से जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। खैर इसको तो उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता जितना ये पूछा जाता है। बात समझ में आई बच्चों? तो ये रहा फार्मूला, और इस फार्मूले पे हमने बोला न्यूमेरिकल जरूर आता है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं? देखिए हिमांक में अवनमन, अब की बार हिमांक की बात कर रहा भाई, तो वह तापमान जिस पर कोई क्या होता है कि कोई जैसे द्रव के रूप में कोई भी है वो क्या हिम यानी बर्फ बन जाए, है ना, तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक। अब हिमांक में अवनमन का मतलब कमी होता है, तो जो परिभाषा भी आपने देखा क्वथनांक में उन्नयन बच्चों, जस्ट उसी का अपोजिट परिभाषा है। थोड़ा बदलाव करना है, क्या करना है वो देख लेते हैं। ठीक, परिभाषा इसमें लिखेंगे कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट मिलाने पर हिमांक में जो कमी होती है उसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। इसे डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं। और क्वथनांक में उन्नयन में क्या बताए थे बच्चों, पूरा परिभाषा सेम था, तो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है था, और वहीं पर हमने क्या कर दिया, हिमांक में जो कमी होती है उसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है ना, इसे डेल्टा टी बी से दर्शाते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा ये भी सेम रहेगा, बस थोड़ा सा परिवर्तन होता है बच्चों। डेल्टा टी एफ बराबर हो जाता है फार्मूला 1000 गुणे केबी के जगह पे के एफ हो जाता है, स्मॉल डब्लू रहेगा ही बच्चों, नीचे हो जाता है वही चीज एम गुणे कैपिटल डब्लू, यानी डेल्टा टीबी के जगह टीएफ हो गया, केबी के जगह केएफ हो गया, बस इतना, और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। बात समझ में आई बच्चों? चलिए इसमें अब देख लेते हैं सैंबल। देखिए भाई स्मॉल डब्लू तो वही है बच्चों विलेय का भार, स्मॉल एम क्या है विलेय का भार, ठीक, कैपिटल डब्लू क्या है विलायक का भार है। तो यहां पर जो के एफ है इसको देख लेते हैं, और उसके बाद एक डेल्टा टी एफ है उसको देख लेते हैं। तो के एफ है ये है बच्चों मोलल अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक, ठीक, मोलल अवनमन स्थिरांक है। और डेल्टा टी एफ क्या है, तो ये है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, अवनमन यानी कमी। ठीक, अब इसमें भी वही चीज, अगर यहां पर भी परिभाषा पूछे बच्चों को मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा दीजिए तो परिभाषा सेम होगी, बस क्या अंतर है कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी वैद्युत मतलब कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट के 1 ग्राम प्रति मोल घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है उसे कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक में 1 ग्राम अणु लिखे थे और यहां पर 1 ग्राम मोल लिखेंगे, बस इतना अंतर है। बात समझ में आई? चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। एनसीईआरटी में यह क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं या क्या होती है। तो देखिए अर्ध माने नाम ही बच्चों, अर्ध मतलब आधा, पारगम्य मतलब आर पार जाना। तो एक ऐसी झिल्ली होती है अर्धपारगम्य झिल्ली जो जिसमें से क्या होता है
कि परिभाषा देख लेते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से विलायक के कण तो आसानी से आर पार गुजर जाते हैं, लेकिन विलेय के कण मतलब कणों के गुजरने में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, उस झिल्ली को ही क्या कहेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्योंकि बच्चों जो विलायक के कण हैं, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, कुछ भी है, तो विलायक के जो कण होते हैं वो कण बहुत ही बारीक होते हैं, लेकिन जो विलेय के कण होते हैं बच्चों, जैसे शहद हो गया, एल्बुमिन, जिलेटिन, गोंद, इन सब में हम बात करें बच्चों तो जो विलेय के कण होते हैं बड़े होते हैं। ठीक, इस कारण ये विलयन गाढ़ा होता है। तो जैसे देखा होगा कोई भी महीन कपड़ा होता है ना, ठीक, बहुत ज्यादा महीन कपड़ा, उसमें से पानी छन जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई गाढ़ा चीज हम डालते हैं नहीं छनता है, तो उस झिल्ली को ही कहेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। अब जैसे में अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसे में यार आप एग्जाम्पल की तरह मतलब देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, तो जैसे हो गया अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली है ना, जो लोग अंडे खाते हैं उनको मालूम होगा कि जो अंडे में झिल्ली होती है बच्चों, अंडे की जो ऊपरी लेयर होती है, झिल्ली होती है, वो बहुत ही बारीक होती है। और या तो भाई जैसे प्याज की झिल्ली है ना, जो प्याज की झिल्ली होती है इसमें भी बहुत महीन या बारीक झिल्ली होती है। तो इसमें से क्या है, विलायक के कण आसानी से गुजर जाएंगे, जबकि विलेय के कण को गुजरने में दिक्कत होती है। तो ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परासरण दाब क्या है, या फिर परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। ध्यान से समझना बच्चों, परासरण दाब किसे कहते हैं। ठीक, जैसे बच्चों ध्यान से समझना रसगुल्लों, हमने क्या किया, एक अर्धपारगम्य झिल्ली ले लिया, ठीक है ना। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है बताने की जरूरत नहीं है। इधर एक विलयन है और इधर भी एक विलयन है। इधर जो विलयन है उसकी सांद्रता कम है, ठीक है ना, और इधर जो विलयन है उसकी सांद्रता अधिक है। ठीक, यहां पर हमने क्या बताया, सांद्रता कम है और इधर ज्यादा है। तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ हमें क्या करना है, विलायक को गुजारना है। ठीक, हमें विलायक को गुजारना है, तो गुजारने की प्रक्रिया को ही बच्चों कहा जाता है परासरण। परासरण कहते हैं। ठीक, परासरण से ही परासरण दाब बना है। तो सबसे पहले परासरण परिभाषा क्या है कि विलायक को, विलायक मतलब जैसे यहां पर जल है, तो विलायक को कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गुजारना ही कहलाता है परासरण। अब बच्चों जब भी परासरण होगा तो इस झिल्ली पे कोई ना कोई प्रेशर होगा, जाहिर सी बात है, इस झिल्ली पे कोई ना कोई दाब लगाया जाएगा, और जो न्यूनतम यानी कम से कम जो दाब लगाया जाता है उस न्यूनतम दाब को ही कहते हैं परासरण दाब। बात समझ में आई, एकदम क्लियर हो गया होगा बच्चों। परिभाषा क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए। लिखेंगे कि विलायक को कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गुजारना परासरण कहलाता है, भी हमने आपको बताया। तथा परासरण क्रिया को रोकने के लिए, यानी परासरण जो प्रक्रिया होती है उसको रोकने के लिए लगाया गया न्यूनतम दाब, यानी जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है बच्चों उस पर लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक, और परासरण दाब को बच्चों पाई से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें फार्मूला जो होता है आपका पाई वी बराबर NRT है ना, PV बराबर NRT एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वहीं से बन जाता है पाई V बराबर NRT। या इसी को बच्चों हम इसी को भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई बराबर N यहां पर रहेगा और V इसके नीचे N/V आ गया बच्चों, है ना, N/V ये आ गया, और उसके बाद हमने यहां लिख दिया RT। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। या फिर बच्चों N/V बराबर C हो जाता है, तो इसको हम पाई बराबर CRT
टी भी लिख सकते हैं। पाई बराबर CRT लिखा जाता है, या इसी को R को S के रूप में लिखते हैं, तब ये फार्मूला कुछ इस तरह बन जाता है, पाई बराबर CST। अब कंफ्यूज मत होना बच्चों, बहुत सारे रूप में इनको हम लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पाई V बराबर NRT क्या है, पाई बराबर N/VRT क्या है, तो वही यहां से ये बना, और इतना बराबर C होता है भाई, N/V क्या है, सांद्रता है, तो सांद्रता यहाँ पे C इसके बराबर हो जाता है, तो या इसी को इसी रूप में, तो इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए सब समझ लेते हैं कि भाई सब है क्या, पाई क्या है बच्चों, ठीक है ना। और उसके बाद यहां पर देखो N तो मोलों की संख्या है, ठीक है ना, N क्या है, मोलों की संख्या है, V वैल्यूम आयतन है, और उसके बाद यहां पर क्या R क्या है और T क्या है, ठीक है ना, R क्या है, T, इनका मतलब लिख देते हैं। पाई तो है भाई परासरण दाब, परासरण दाब, आपको टेंशन नहीं लेना बबुआ, हम सब लिख देंगे, ठीक। और N क्या है बच्चों, तो N है क्या, मोलों की संख्या, N क्या है, मोलों की संख्या, और इसी के बराबर फार्मूला होता है ना मोलों की संख्या, यानी N बराबर W/M, अगर आपको पता हो, ठीक है ना, N बराबर W/M। तो R क्या है, तो ये है गैस नियतांक है, गैस नियतांक है, ठीक। और उसके बाद T क्या है बच्चों, तो ये है परम ताप, T क्या है, परम ताप है। और उसके बाद आप समझना चाहेंगे भाई V क्या है, वैल्यूम यानी आयतन है, ठीक है ना, यस भी वही है जो R है, परेशान मत रहना, ठीक। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, लाजवाब क्वेश्चन है, हर साल बच्चों 2 से 3 सेट में जरूर पूछा जाता है, 3 नंबर में या फिर 4 नंबर में। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, और कह रहा है कि इसकी सीमाएं लिखिए, या फिर पूछेगा बच्चों कि राउल्ट के वाष्प दाब के अवनमन का नियम लिखिए और इसकी सीमाएं बताइए, इस तरह से पूछेगा। डोंट वरी, दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में, अब विलायक का मतलब बार बार वो चीजें आप सुन रहे हैं, जैसे जल हो गया विलायक है, तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया बच्चों, तो प्राप्त विलयन के जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा, यानी वाष्प दाब में जो कमी होगी उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ध्यान से समझना, राउल्ट का नियम क्या कह रहा है कि जब भी किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे तो प्राप्त विलयन का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को बच्चों हम P0 माइनस PS/P0 से दर्शाते हैं। ये हो गया वाष्प दाब का, इसको पूरे को बोलते हैं वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है। ये कह रहा है कि मोल प्रभाज यानी विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा भाई, N अपान नीचे क्या हो जाएगा, N प्लस कैपिटल N, यानी N क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N विलायक। तो ये हो गया मोलों की मतलब मोल अंश या मोल प्रभाज। तो यही क्या कह रहा है कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है ये क्या, विलेय के मोल अंश या फिर मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक। और इसमें थोड़ा एक चीज और समझना है बच्चों, ठीक। यदि हम मान लेते हैं कि यदि विलयन तन हो, ध्यान से समझिएगा, यदि विलयन तन हो, तो जब तन विलयन हो जाता है बच्चों, तो ऐसी सिचुएशन में N प्लस N के जगह पर हम केवल और केवल कैपिटल N ही रखते हैं। जब विलयन क्या हो, अत्यंत तनु हो, सांद्र विलयन के लिए नहीं, क्योंकि ये तनु विलयन के ही लिए लागू होता है, ठीक। तब ऐसी सिचुएशन में जो आपका फार्मूला हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS/P0 बराबर ये N अपान कैपिटल N हो जाएगा, यानी स्मॉल n अपान कैपिटल N, ये फार्मूला हो जाएगा। या इसी को थोड़ा से और भी इसमें हम मॉडिफाई कर देंगे, यानी इसमें थोड़ा सा हम करेंगे छेड़छाड़, किसके साथ, क्वेश्चन के साथ, गलत मत समझिएगा। अब देखिए इसी को थोड़ा हम इंप्रूव करेंगे, तो ये फार्मूला हो जाता है बच्चों P0 माइनस PS/P0, ये बराबर हो जाए N बराबर, देखिए समझिएगा, N बराबर हो जाएगा W/M, यानी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा भाई, विलायक का भार
बटे विलायक का अनुभार, ये दोनों भाई बड़े में रहेंगे। तो इस तरह से बच्चों n के स्थान पे हम W/m लिखेंगे, ठीक, गुणे लगा देंगे। भाई ये नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी m ऊपर चला जाएगा और ये कैपिटल W नीचे आ जाएगा, है ना, यहां से। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एक फार्मूला। इस फार्मूले पर भी बच्चों न्यूमेरिकल आता है, इसलिए हमने इसको क्या है बहुत ही विधिवत तरीके से बता दिया। ठीक है ना, मेन आपका यही है, ये आपका राउल्ट का नियम है। लेकिन अगर विलयन तनु हो जाए तो ये फार्मूला बनेगा, यहां से एक नया फार्मूला निकल आ रहेगा। और स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार, कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, कैपिटल M क्या है, ये है विलायक का अणुभार। ठीक, इतना तो हमने ऑलरेडी पहले भी देख लिया है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जिनका मतलब थोड़ा लिखना बेहद जरूरी है। चलिए हम लिख देते हैं कि भाई P0 क्या है, P0 क्या है, और उसके बाद एक PS क्या है। ठीक, तो P0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है ना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है बच्चों। और PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, ये है विलयन का वाष्प दाब। ठीक, विलयन का वाष्प दाब। अब बाकी आपको बताने की जरूरत नहीं है भाई कि स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार, कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, कैपिटल M क्या है, विलायक का अणुभार। ठीक, तो ये हुआ बच्चों राउल्ट का नियम। ठीक, चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं इसकी सीमाएं। हो गया, चलिए अब राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, तो इसकी सीमाएं ध्यान से समझना। सबसे पहला बच्चों कि यह तनु विलयन पर ही लागू होता है। जो राउल्ट का नियम है ये तनु विलयन के लिए लागू होता है, पहला। दूसरा है कि यह अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर ही लागू होता है। जैसे हमने बताया ग्लूकोज का विलयन है, यूरिया का विलयन है, शर्करा का विलयन है, इन पर ही लागू होगा। ठीक, और नेक्स्ट है बच्चों कि यह वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। यानी जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, H2SO4 का विलयन, इन सब विलयन पर लागू नहीं होगा। वैद्युत अपघट्य ये सब होते हैं। और वैद्युत अनपघट्य में हमने बोला ना, यूरिया है, शर्करा है, ग्लूकोज है, ये सब वैद्युत अनपघट्य में आते हैं। तो ये केवल वैद्युत अनपघट्य के विलयन पर लागू होगा, वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होगा। तो ये रही बच्चों राउल्ट के नियम की सीमाएं। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। डोंट वरी, इसी तरह से हम सारे इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन को चैप्टर वाइज करा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बस मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात कर लेते हैं बच्चों इसके पीडीएफ की। अब आपको भाई इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइए। वहां से आपको भले ही लेट लपेट लेकिन पीडीएफ मिल जाएगी।